नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाती है, वहीं पड़ोसी राज्य भी कभी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अब यूपी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि प्रदेश की इंडस्ट्रीज का प्रदूषण फैलाने में कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले धुएं और प्रदूषित हवा के कारण दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। यूपी सरकार के इस तर्क पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने कहा कि तो क्या आप पाकिस्तान में चल रही इंडस्ट्रीज को बैन करवाना चाहते हैं। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार पेश हुए थे। उन्होंने तर्क देते हुए बताया कि यूपी की तरफ से हवा का रुख राजधानी दिल्ली की दिशा में नहीं है, प्रदेश खुद हवा के बहाव वाले क्षेत्र में है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्रीज के लिए 8 घंटे का विंडो गन्ना और दूध उद्योग पर असर डाल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए टास्क फोर्स कमेटी के सामने अर्जी पेश करें। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर काफ़ी सख्त है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। दिल्ली सरकार को कोर्ट की तरफ से पूछा गया था कि 24 घंटे में क्या कदम उठाए गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद हॉस्पिटलों में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाज़त दी गई है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, मकसूद खान कांग्रेस से, राहुल लाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। राहुल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये हवा के खिलाफ कैसे हलफनामे हैं? दरअसल जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये किया जा रहा है कि इतनी दूर जगह दोष दिया गया है कि अब कोई कहे तो क्या कहे। देखिए, बात यह है त्रिशूल जी की दिल्ली के प्रदूषण के मामले में भी कहीं कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे को जगाने का प्रयास चल रहा है। अब आप बताइए कि हाल फिलहाल के समय में आप देख लीजिए कि क्या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में और जो अन्य सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे प्रदूषण के कोई सूचकांक नजर आ रहे हैं? वहां की हवा अभी भी आबो हवा बिल्कुल खुली और साफ स्वच्छ है। आपका जब विषय हमें पता चला तो मैंने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में कई पत्रकार मित्रों को फोन करके पूछा कि वहां पर उन लोगों का क्या कहना है, क्या पाकिस्तान की तरफ से वो कोई प्रदूषित हवा अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील सुना है हम लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वहां की आबो हवा बिल्कुल साफ स्वच्छ है, प्रदूषण कहीं दूर दूर तक नहीं। तो अब तो ये तो चीजें है ही अभी कि आप दिल्ली के प्रदूषण में भी पाकिस्तान को ला रहे हैं। आप अगर नए किसी हाईवे का, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो उसमें भी पाकिस्तान आ जाता है। तो भाई अब पाकिस्तान ऐसा चले कि भारत के हर समस्या के लिए पाकिस्तान दोषी है और उसको आप ले आते हैं। लेकिन मूल बात वही है कि ये मुद्दे को भटकाने वाली चीजें हैं। लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में देख रहा हूं कि ये हर कोई जान रहा होता है कि जैसे ही ठंड का समय होगा दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण से क्षेत्र ग्रसित होगा और उसको उठाने के लिए कोई भी काम यहाँ पे सरकारों ने नहीं किया है। सरकारों के हिला हवाली का रवैया यह है कि अभी इस पूरे क्षेत्र में लोगों के दम घुट रहे हैं और ये स्थितियां बनी हुई है। यहाँ पे हवा बिल्कुल ही सांस लेने लायक चंद्रशेखर जी नहीं बनी हुई है। तो आप सोचिए कि इसमें बच्चों पे, बुजुर्गों पे, उन लोगों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। और सरकारें बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इनके दावे इतने बड़े होते हैं कि जब ठंड नहीं आया था तो ऐसा लग रहा था दिल्ली आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमने 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान बना लिया है, हमने ऐसे ऐसी चीजें कर दी कि दिल्ली वासियों को कोई समस्या नहीं होगी। क्या सरकार की तरफ से भी दावे हो रहे थे, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से भी दावे हो रहे थे, लेकिन वो सारे दावे चंद्रशेखर जी हवा में रह गए और दिल्ली और एनसीआर फिर से उसी प्रदूषण के भयानक गिरफ्त में है। और वो लंबे समय से है ही, अभी विंटर शुरू हुआ और हम लोग उसी गिरफ्त में।
अश्विनी जी, हलफनामा दायर करने में आपने राष्ट्रवाद घुसा दिया। वो तो ये अगली लाइन ये नहीं लिखी कि हवाओं में इमरान घुल गया है और हाफिज सईद की बदबू आ रही है। ये हवाओं के खिलाफ कैसे हलफनामे हैं आपके? अश्विनी जी, बड़ा मन से जवाब दीजिएगा, आपसे बड़ी उम्मीद रहती है मेरी। ये कैसे हलफनामे हवाओं के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के अब ये हलफनामा किस कारण से दिया गया, किस परिस्थिति में दिया गया, वो तो मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा वो है कि हमारे उस सरकार के जो वकील थे उन्होंने डाउन विंड का हवाला, डाउन विंड है उधर से आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शुगर फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बंद कर दिया जाए। तो दूध की फैक्ट्रियां और शुगर की फैक्ट्रियों को बंद करने से अगर प्रदूषण खत्म हो जा रहा है तो फिर किसानों को नुकसान होगा। दूध के किसान हैं, वहां पर ले आते हैं, वहां पर कितने लोगों को रोजगार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी जो इस समय सीजन अभी चालू हुआ है गन्ने का, शुगर फैक्ट्रियां चालू हुई हैं, उस पर भी बहस हुई थी। तो इन परिप्रेक्ष्य को लेकर अब उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, इस पर अब इसको तिल का ताड़ बनाने से बेहतर है कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई पाकिस्तान उसमें उस परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए। क्योंकि जब वहां हमको देखना होता है तो हम बालाकोट कर लेते हैं, वहां हमको देखना होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं। ये राहुल लाल जी, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्पष्टवादी प्रवक्ताओं में आते हैं, आप स्पष्टवाद के लिए जाने जाते हैं अश्विनी जी। तो थोड़ा आप खुल के बोलिए तो थोड़ा हम लोगों का भी जान वर्धन हो जाए। राहुल जी, मैंने कोई बात नहीं बोला, और थोड़ा सा सुन लीजिए आपकी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान से जनता के बीच में जाएगी चीज। तो इसलिए देखिए, हमको जब पाकिस्तान की बात करनी होती है तो हम बालाकोट भी कर लेते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लेते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो जो है मुजफ्फराबाद भी हम कर लेंगे किसी दिन, वो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन आज जो परिप्रेक्ष्य था वो बहुत लोगों के रोजगार, रोटी और उससे जुड़ा हुआ मामला था। अरविंद केजरीवाल जी रोज डांट सुन रहे हैं कोर्ट की। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए राहुल जी रुक जाइए। अरविंद केजरीवाल जी रोज डांट सुन रहे हैं, रोज जो है उनके। राहुल जी सुन लीजिए अश्विनी जी जवाब देंगे, हम उनसे ले लेंगे जवाब। सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं घुमाएंगे बातों को, आज उनसे जवाब लेंगे बराबर। जी अश्विनी जी। जी देखिए चंद्रशेखर जी, जो है मैं ये कह रहा था कि केजरीवाल जी रोज डांट सुन रहे हैं। और देखिए, दिल्ली की शहर में 3 महीने पहले, आप लोग दिल्ली के रहने वाले, वहां पर नोएडा दिल्ली में रहते हैं, कितने बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, टेलीविजन चैनलों पर इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते थे कि हमने ये खेतों पर किसानों को पराली के लिए ये कर दिया, यहाँ ले आए। लेकिन वो सारे दावे ध्वस्त हुए, जिसकी वजह से उनको डांट सुनना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आज ये हलफनामा दिया गया है तो मैं अभी मानता हूं कि भाई जो हलफनामा दिया गया है, ये बात हुई है, सीजीआई ने उन पर चुटकी ली है, तो ये सत्य होगा, मैं इसको असत्य नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य देखना होगा चंद्रशेखर जी कि किस परिप्रेक्ष्य में ये हलफनामा देना पड़ा, और ये 2-1 दिन में बात खुलकर आ जाएगी। देखिए राहुल जी, ये बहुत एक गहरी बात कही है, एक अतिशोक्ति अलंकार होता है। ये जो परिप्रेक्ष्य शब्द का इस्तेमाल किया है अश्विनी जी ने कि परिप्रेक्ष्य को देखिए, तो ये परिप्रेक्ष्य के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, परिप्रेक्ष्य होगा इसमें कुछ ना कुछ। अभी और कोई मकसूद जी, पहले तो आप जो बोल लीजिए जो मन में आपके आ रहा है, फिर बाद में सवाल पूछ लेंगे आपसे। पहले तो वो बोल लीजिए जो बोलना चाहते हैं आप। अरे आज तो ये एक तो जिस तरह के भाजपा ने इसमें परिप्रेक्ष्य दिया है वो भी एक हास्यास्पद है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक टेक्निकल गलती भाजपा ने कर दी। पहले मौसम विभाग से कुछ एक घोषणा करा लेते, फिर क्योंकि सारे विभाग सीबीआई सीआईडी जैसे इनके अंडर में, मौसम विभाग इन्हीं के अंडर में है, इनके मुताबिक घोषणा कर देता तो इनका जो हल्फनामा है वो थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भाजपा की तो जो है ना पूरी रणनीति और राजनीति और राजनीति सारी पाकिस्तान से चलती है। हर इलेक्शन जैसे ही आता है
ये पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत जो इनकी है उसको ये जाहिर कर देते हैं बार बार। मकसूद जी एक बात कह देता हूँ अश्विनी जी से। अश्विनी जी देख लीजिए कांग्रेस की जो नई पीढ़ी है ना वो भी अब बहुत मजी हुई आ रही है। देख लीजिए आप जो उन्होंने तंज कसा है वो अब मजी हुई पीढ़ी आ रही है। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अब कहिए मकसूद जी। तो मैं कह रहा हूं इसमें देखिए क्या होता है, ये बहुत ही संजीदा विषय है। थोड़ा हम जो हंसी मजाक एक हुआ, लेकिन क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का मसला है, लोगों की जान पर आई बनी है, जो बुजुर्ग हैं जो बच्चे हैं उनकी जान पर आ बनी है। तो अभी देखिए हम तीसरी लहर के बारे में तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं, जो प्रदूषण झेल रहा है दिल्ली एनसीआर, उस स्थिति में तो हम हैं। तो उसके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। चाहे दिल्ली की सरकार हो कोई कदम नहीं उठा रही है, और चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, और यूपी सरकार ने तो एक हद ही कर दी। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा की जो सरकारें हैं चाहे यूपी की हो, तो इस तरह के अनर्गल बात है कि पाकिस्तान से हवा आ रही है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता किसी भी एंगल से। तो आप ये बताएं कि आपने क्या क्या है। जैसे आप उदाहरण देखिए, आप एग्जांपल पेश किए, जैसे मेक्सिको में एक पोल्यूशन था, एक बात बहुत ज्यादा मेक्सिको में, तो आप मेक्सिको से एक स्कीम वहां उन्होंने कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया, उस तरह की चीजें आप बताइए देश को, जनता को कि आप कर क्या रहे हैं। बताइए कि एक अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा है कि आप क्या पाकिस्तान के उद्योग धंधे बंद करा देंगे। तो जो चीज हो नहीं सकती, ऐसी बातें करने से तो मसले हल होते हैं, न स्थिति सही होती है। आज दिल्ली में हालत वाकई में बहुत खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बाहर निकलने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, स्कूल भी इस वजह से बंद करने पड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो देखिए क्या होता है, अगर राहुल जी ने बताया था कि अगर पाकिस्तान की वजह से हालात खराब हो तो जो बॉर्डर एरिया है वहां पे हालात खराब होते, तो दिल्ली में कैसे हालात पाकिस्तान की हवा की वजह से खराब हो सकते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद हल्फनामा जो है यूपी सरकार ने दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बताएं कि लोगों की सेहत के बारे में उनका क्या नजरिया है। हम लगातार कोविड और प्रदूषण दोनों से एक साथ जूझ रहा है देश, उस पे उनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये एक सवाल है जनता के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी अब आप पूछ लीजिए जो पूछना चाहते हैं अश्विनी शाही जी से। मैं अश्विनी शाही जी से पूछ भी लूंगा, मैं बता भी रहा हूं कि देखिए दो तीन चीजें समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझनी पड़ेगी। पूरा जो नवंबर और अब जो दिसंबर का ये समय बीत रहा है दिल्ली और एनसीआर के लोगों का, ये एक एक सेकंड लोगों का बड़ा भारी बड़े मुश्किल से गुजर रहा है यहाँ पे लोगों का। एक तो ये चीज समझनी चाहिए सबों को। नंबर 2 के देखिए कोरोना का जिस तरह से अटैक रहा है पूरे देश भर में, उससे लोगों के लंग्स पहले ही कमजोर हो गए हैं। खुद ही एक तरह से जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया वो भी कह चुके हैं ऐसे में जो लोग सर्वाइव हुए हैं, यानी कि कोरोना के सर्वाइवर रहे हैं, उनके लिए दिल्ली एनसीआर की स्थितियां कितनी खतरनाक है। और ये चेतावनी हम लोग पहले से ही लगातार चंद्रशेखर जी जारी कर रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे। सरकार के निंदक को तमाम डिबेट के ऊपर जो वैज्ञानिक हैं वो लोग भी कह रहे थे कि इस बार के मामले में तो सरकार को बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। देखिए दिल्ली के मामले में अगर दिल्ली को आपको प्रदूषण से दूर रखना है, एनसीआर को प्रदूषण से दूर रखना है, तो दिल्ली एनसीआर केवल दिल्ली सरकार से नहीं बन रही है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं मानता हूं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आपको उसमें उत्तर प्रदेश को शामिल करना होगा, हरियाणा को शामिल करना होगा, पंजाब को शामिल करना पड़ेगा, आसपास के जो राज्य है उसको आपको लेना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि केवल आम आदमी पार्टी को डांट लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी डांट लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा था कि आप लोग इंटर स्टेट आपस में एक तरह से कब आप लोग करेंगे, कब आप लोग कोई निदान निकालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सभी राज्य आपस में बैठे, जबकि ये काम तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती थी कि वो बैठे और सारे राज्य सरकारों को भी एक साथ जोड़े और एक्शन प्लान बनाए। क्योंकि देखिए अकेले कोई कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकार, ये समन्वित पूरे के पूरे कार्य प्रणाली की आवश्यकता थी। सबने दावे किए, वादे किए, लेकिन काम कहीं से भी पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए इन सब चीजों से पूरे के पूरे क्या सुनिए, एक तरह से विफलता ना मानी जाए कि तमाम सरकारों की विफलता से ध्यान हटाने के लिए अब पाकिस्तान के ऊपर जो है कि एक तरह से वहां पे आरोप लगाया जा रहा है, जिससे इस मामले में भी कहीं कहीं पाकिस्तान दोषी और लोगों को लगे कि देखो अब तो दिल्ली में प्रदूषण है, उसके लिए भी पाकिस्तान ही दोषी है। और ये बड़ा खतरनाक सा सिचुएशन है अश्विनी जी। थोड़ा मैं आपका जवाब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहूंगा। अश्विनी जी अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चलाया गया,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो ऑर्डर निकले और उसके दौरान जो कागज काले हुए, तो उस जो कार्बन है उसको ऐड कर दें इस प्रदूषण में कि हटा दें उसको? देखिए त्रिशूल जी, बहुत गहरे सवाल आप करते हैं, मगर ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी राहुल लाल जी ने इस चीज को एडमिट किया कि दिल्ली का प्रदूषण आज का पहले दिन का आज का नहीं है, पहले से चला आ रहा है। और आपने कहा कि आज के कांग्रेस के जो है लोग बहुत ही गंभीर प्रवक्ता आ रहे हैं, लेकिन राहुल लाल जी की बातों में फंस के राहुल लाल जी अपनी चीज उनके ऊपर करके उनके मुंह से अपने सब निकलवा। अब देखिए दो चीजें हैं राहुल जी, क्या आप ये कह सकते हैं लाहौर में परिस्थितियां क्या होती हैं इन महीनों में? लाहौर में बहुत बुरी परिस्थिति होती है, ना वहां ट्रैफिक चल पाता है, हमारे दिल्ली से ज्यादा खराब परिस्थिति वहां होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस चीज को सही साबित करने में लगा हूं कि उन्होंने सही कहा, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा मैं ये नहीं कह रहा हूं अब, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं लाहौर की स्थिति ट्रैफिक नहीं चल, और लाहौर से एक मिनट लाहौर नीचे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो शब्द कहलवा लिया कि अगर कोई आएगा तो बार्डर में नहीं रहेगा, हवा बहेगी तो उसको दूर तक ले जाएगी। वो एक दिन का धुंध नहीं है, एक दिन का प्रदूषण नहीं है, वो प्रदूषण दिवाली के पहले से हल्का सा शुरू हुआ, दिवाली के बाद से और गहराता गया। तो हम इस चीज को देखिए, ये प्रदूषण जो है आखिर दिल्ली पर ही क्यों रहता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसका आज नहीं कल मैं त्रिशूल जी कह रहा हूं, जो आपने कार्बन उत्सर्जन की बात की जो कागजों में रह गया, तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इस पर और सरकारें काम जरूर कर रही होंगी, क्योंकि कोई भी आदमी अभी क्या है, देखिए आज देखिए राहुल जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं दिखाई दे रहा है, वो उचित नहीं है। राहुल जी सुन लीजिए आराम से। आपको बहुत ध्यान से सुना मैंने। एक बात लाहौर के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, दूसरी आप एक चीज माननी पड़ेगी, दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। देखें दिल्ली एनसीआर में तो एक तरह से केंद्र सरकार की भूमिका काफी बड़ी भूमिका है, केंद्र सरकार एक निर्णायक भूमिका है। दिल्ली में सरकार से सलाह करके जवाब दीजिए राहुल जी, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। ये 10 साल पहले से जो हो रहा है वो पंजाब हरियाणा के राहुल जी, अश्विनी जी थोड़ा शांति से, हम तो अगर बात जनता के समझ में नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है हमारे बोलने और कहने और सुनने का। एकदम से इसको दूसरा टीवी चैनल बना लेते हैं, इनकी आदत नहीं, हाँ वो नहीं बना सकते, वो ये आपने ठीक कहा। देखिए अश्विनी जी, हम नहीं बनाना चाहते दूसरा टीवी चैनल, हम एएनबी ही रहना चाहते हैं, इसलिए मैं एकदम बहुत इत्मीनान से बहुत सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि राहुल जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी सुन लीजिए एक बार। जी बोले राहुल जी, सुन रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए दिल्ली एनसीआर बदल ले, दिल्ली एक कैंसर प्रदेश है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि दिल्ली के इलेक्टेड सरकार को जो काम करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसका दिल्ली संविधान से संशोधन किया गया है, तो वहाँ पे दिल्ली में एलजी हेड है, केंद्रशासित प्रदेश है, हरियाणा खुद बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में तो कोई प्रदूषण को दूर करने की अगर पहले से मंशा होती तो प्रभावी काम किया जा सकता था, लेकिन वो प्रभावी काम तो हम लोगों को नजर ही नहीं आया। खुद आप अलग अलग हिस्सों में कहीं पर प्रदूषण दूर करने को लेकर जो काम होने चाहिए, शोर और नारे बहुत प्रतिशत में कर दी। इतने सारे दिवस हुए, आप देखिए दिल्ली और एनसीआर में हर तरफ पोस्टर और होर्डिंग्स भरे पड़े हुए हैं प्रदूषण के नारों से, लेकिन वो भी पोस्टर होर्डिंग कभी प्रदूषण के कारण दिख नहीं पा रहे हैं। ये स्थितियां है अभी बनी हुई। तो ऐसे में केंद्र सरकार जब तक सामने का फ्रंट पे आके काम नहीं करेगी, बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आपके एनर्जी अपने अंतर इच्छा से काम नहीं करेगी, तब तक की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, ना उंगली उठाना है, लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं और मैं कहता रहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज भी हमारे आपकी तरह इंसान हैं। कभी कभी चीजें होती हैं ऐसी, हस्तक्षेप करना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो मोटो नहीं लेते हैं। लेकिन ये प्रदूषण बहुत गंभीर मसला है, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई की है, वो भी किसने, एक
लड़के ने ये याचिका दाखिल कराई है, वशिष्ठ नाम है लड़के का। वो लड़के भी आजकल जो है इस चीज को देख रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार हर चीज में ये कहती है कि केंद्र सरकार हमको नहीं करने दे रही है। 2-4 जो काम उसको मिले हैं दिल्ली सरकार को नहीं कर सकती है। राहुल जी, सारी चीजें सारी केंद्र सरकार पर और दूसरे सरकारों पर, भाजपा की सरकारों पर डालने से काम नहीं चलेगा। पहली बात यह है कि अगर राजनीति करनी है, आप राजनीतिक किसी दल के नहीं है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, उस तरीके से बातें किया करिए। अगर कांग्रेस के भाई हमसे कहते हैं इस बात को तो मैं कहता चलो ठीक है भाई ये कह रहे हैं, लेकिन आपको जस्टिफाइड बात करनी चाहिए, जो एकदम तराजू के पलड़े में जो है ना पसंगा भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन आपने कम से कम इस चीज को मानिए कि दिल्ली में केजरीवाल जी फेल हुए हैं और उन्होंने जो भी काम किया है, इतना डांट सुनने के बाद उन्होंने एक स्मार्ट टावर लगवाया, उसका उद्घाटन किया। दिल्ली में पिछले बार जब पहली बार जब वो आया था, कोरोना आया, हाथ पैर फूल गए उनके। माननीय गृह मंत्री जी जब आए तो कंट्रोल हुआ ये सबको, लेकिन आप लोगों ने कहीं बड़ाई नहीं की किसी चैनल पर, कहीं नहीं कहा आपने कि ये केंद्रीय गृह मंत्री जी कैसे हुआ है। उसके बाद दूसरे साल जब आया उस तब ऑक्सीजन की हाय हाय मची हुई थी। केजरीवाल जी के यहाँ जब ऑडिट होता है तो पता चलता है कि वहां पर पहले से रखा हुआ है सिलेंडर और उसके बाद भी डिमांड जा रही है, ये भी वहां किया है। लेकिन एक बार दिल्ली में उनको बोलिए कि यूपी को छोड़ के थोड़ा दिल्ली में रहे, हो सकता है प्रदूषण भी कंट्रोल हो जाए उनके आने से। अरे अश्विनी जी, जी बोले, लॉजिक पे आए कि अभी देखिए जैसे प्रदूषण से अगर छुटकारे के लिए अभी कंस्ट्रक्शन बंद हुआ तो क्या केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा का जो निर्माण चल रहा है वो बंद किया? एक मनुष्य संजीवी ने कंस्ट्रक्शन के लिए उनकी तो सारी महत्वाकांक्षा योजनाएं चल रही हैं, लोगों की जाने जाए, देश जाए, करने दिया जाए। सारी योजनाएं दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन की अनुमति मांगी है, कहाँ है आप भाई? अरे हमारे मित्र कांग्रेस की तरह विलुप्त मत होइए। आप देखिए आज अभिषेक मनु सिंघवी आप ही के नेता है, बड़े वकील है। अश्विनी जी देखिए, मैं मकसूद खान, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दरअसल ये हम लोकतंत्र के 7 दशक बाद वहां खड़े हैं कि पहले सड़क बनती है, फिर सीवरेज डलती है नई सड़क खुद के, फिर उसके बाद सीवरेज की जब पूरी भराई हो जाती है दोबारा सड़क बन के फिर बिजली के खंभे गाड़े जाते हैं। तो लगता नहीं है कि ये इससे उबरना चाहिए? मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा। इसका जवाब मैं दे लूं, उसके बाद मैं अपने भाइयों के पास जी इजाजत हो तो मैं इसका जवाब कहिए। जो आपने सवाल उठाया बड़ा ही मौजूद सवाल है, अब बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन इस इतने दशक के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही इस चीज को ऊपर उठाया है। मिशन शक्ति, अभी राहुल जी बताएंगे इस पर, जो हमारे यहाँ चल रहा है शक्ति, तो कितने विभागों को मिलाया गया? सारे विभागों को, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे कि पहले नाली बनेगा फिर रोड बनेगा, कोई दूसरा खोदेगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर और कन्याकुमारी तक कहां सड़क बनेगी, कहां रेलवेज बनेगा, कहां सुरंग बनेगी, ये पहले से चीजें वो कोई एक योजना तैयार की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ने पहली बार इनिशिएटिव लिया है। अरे बिल्कुल राहुल जी, देखिए आपने, मैं जरा फिर प्रदूषण पे आ जाऊं जरा। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतना, देखिए राहुल जी कांग्रेस ये नहीं कहना चाहिए कि हमें वक्त नहीं दिया, तो मैं उनसे जान लेता हूं कि आप का मौका आ जाएगा, लेकिन जो बहस चल रही है वो सही दिशा में चल रही है। जी मैं मकसूद खान से ये बोल रहा था कि जो बहस चल रही है वो सही दिशा में चल रही है, तो जब आपका बोलने का आएगा तब पूछ लेंगे, लेकिन एक बार राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। जी राहुल जी। मैं कह रहा था कि अश्विनी जी जो बातचीत कर रहे थे कि बड़ा इंटीग्रेटेड ढंग से काम हो गया, ये नहीं कि कोई विभाग सड़क बना दे तो कोई बाद में नाला खोल दे। आप अगर गाजियाबाद में वसुंधरा की प्रसिद्ध सड़क है, पे बहुत सारे पत्रकार मित्र रहते हैं, किसी से कई सारे आपके बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहते हैं। 2 साल से सड़क खुली हुई है। मैं केवल एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ कि एक
पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले सड़क बना दी, उसके बाद जल आपूर्ति विभाग ने पहले बाद में सड़क खोद दी। तो वो चीजें जो आप कह रहे हैं वो जमीन पर लागू करना अभी भी चुनौती की चीज है, लेकिन मैं फिर भी आप इस प्रयास से निर्णय लिया गया प्रभु कि अगर यही तालमेल अगर प्रदूषण के मामले में कर लेते तो इसमें भी बड़ी सफलता मिलती। कैसे कि कांग्रेस ने किया होता तो अभी तक इम्प्लीमेंट होता। प्रदूषण की बड़ी गंभीर समस्या है 2016 से समस्या गंभीर रूप में आ गई। प्रदूषण पहले से मैं अश्विनी जी राहुल जी देखिए, मकसूद खान आपके पास आते हैं सबसे पहले, लेकिन जवाब मैं इसी सवाल का अश्विनी जी से लूंगा कि अगर लाखों करोड़ों लोगों के लिए 4 मुख्यमंत्री एक टेबल पर बैठ जाते तो जो हो रहा है वो नहीं होता सर। और दरअसल ये सियासत है, तो जहर कितना भी घुलता हो घुलने दीजिए, लेकिन हवा ठीक हो जाए ऐसा कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब मकसूद खान जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं अश्विनी जी से भी जवाब लूंगा इसका। देखिए, जवाब तो सत्ताधारियों से लिया जाएगा। जवाब क्या है कि यहाँ पे केंद्र में जो सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, यूपी में जो है हमारे भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो इनको बैठना चाहिए था कि जो लोग अनर्गल जो है हल्फनामे दे रहे हैं कि इस पे बैठ के लोगों की जिंदगी के लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता। कि इसको पहले किसानों पे एक तरह से इन्होंने इल्जाम लगा दिया, आज तक किसान जो है पराली के केस झेल रहे हैं। तो ऐसी बातें करने से अलावा कि एक दूसरे पे प्रत्यारोप करने के अलावा कि सरकार को, प्रधानमंत्री को यहाँ पे मीटिंग बुलानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था और एक रूट कॉज बनाना चाहिए था कि एक विकट समस्या है। मतलब हम राजधानी में रहते हैं, एक विकट समस्या है कि राजधानी में हर प्रदेश के लोग आते हैं और नेता नगरी तो सारी अपने राजधानी में आती है। तो इनके लिए भी और जनता के लिए भी एक सुगम रास्ता इस प्रदूषण से कैसे निजात मिले, ये सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त देश का। लेकिन वही है कि जैसे ही भाजपा बैकफुट पे जाती है, जब कुछ कहने के लिए नहीं रहता तो वो पाकिस्तान को बीच में। बिल्कुल मकसूद जी, अश्विनी जी एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं अश्विनी शाही के पास। अश्विनी जी गिला इस बात का है कि तूफानों ने कह दिया कि पाकिस्तान हवा खराब कर रहा है। हवाएं कह देती तो बात नहीं थी, तूफानों ने कह दिया कि पाकिस्तान हवा खराब कर रहा है। समझ तो आप गए होंगे। देखिए मसला जो है बहुत ही गंभीर है और कुछ गंभीर मसले ऐसे होते हैं कि जो देशवासियों को भी समझना चाहिए। हमको, आपको, हम देशवासी हैं, सरकारें भी समझती हैं इस चीज को। जब सरकार पराली पर कानून बनाने की बात करती है, उन पर जो है कड़े कानून लगाने की बात करती है, तो हमारे कुछ साथी दल आ जाते हैं कि किसानों को जेलों में ठूसा जा रहा है, डाला जा रहा है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने पार्टी से उठकर, क्योंकि इसमें हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत होते हैं, इस चीज को मानना चाहिए और इसको सब लोग मानते हैं। किसानों को भी एक होना चाहिए। अरे रुकिए भाई, राहुल जी रुक जाइए, मैं खत्म कर लूंगा या आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं लास्ट में। तो देखिए अश्विनी जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के अंदर भी एक राष्ट्रवादी योद्धा हो सकता है। दलों को तो आप नकार सकते हैं। नहीं, योद्धा है, मैं मना कहा कर रहा हूँ। अब बहुत देखिए, यहाँ से हटने के बाद राहुल लाल जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर आने पर इनके साथ जो है बड़ी समस्या रहती है। बात उसकी नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना कि हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा एक रिदम खराब होता है जी। तो मेरा ये कहना है ये संवेदनशील मुद्दा है और हमको सबके साथ मिलकर, अगर पराली पर कानून बन गया होता, मैं उदाहरण देने जा रहा था कि अपने हिंदुस्तान में देखिए एक ट्रेन चलती है जिस पर हम लोग नई दिल्ली स्टेशन से बिहार जाते हैं, मुंबई जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। उस ट्रेन की स्थिति देखिए, और वही हम मेट्रो पर चढ़ते हैं, उसकी स्थिति देखिए। तो यहाँ पर ये कहा जाता है भयभीन हो न प्रीत, वहां पर कोई विरोधी दल नहीं खड़ा होता है कि किसान है, हमको वोट लेना है, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून बना रही है तो गलत कर रही है,
वहां पर आम कांग्रेस की सरकार है, कानून बना रही है तो गलत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको एकजुट होना पड़ेगा। इस चीजों को, पराली अगर जलाई जा रही है उसको रोकना होगा, किसानों के अंदर उस चीज को जगाना होगा। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है और मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो एथेनॉल की बात हुई है, शुगर फैक्ट्री एथेनॉल बनाएगी। आज पराली से एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियां भी लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर में लग चुकी है और एक जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में लग गई है। दो फैक्ट्रियों की बात मैं जानता हूं, गोबर और पराली। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है पूरे देश में माननीय नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि इस तरीके से सड़कें बनेंगी, इस तरीके से एथेनॉल का प्रयोग होगा तो प्रदूषण कितना कम होगा। वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। लेकिन आज जो दिल्ली की समस्या है, ये दिल्ली के इर्द गिर्द मैक्सिमम पराली की समस्या है। इसमें हमको, आपको, किसानों को, सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारें हमेशा हर काम डंडे और कानून के जोर पर ही करवाए। जी मकसूद जी कहिए। मैं हमारे मित्र अश्विनी जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा किसानों का भी दिल अपने अंदर रखिए, थोड़ा किसानों के माइंड सेट से भी सोचिए कि हर इल्जाम में जो है किसानों को ही पराली आप हर बार ले देते हैं। आप ये बताइए, अगर किसान पराली नहीं जलाएगा, ठीक है, उसको आर्थिक उसमें खर्च करना पड़ेगा, तो उसका आप सॉल्यूशन दिया किसानों को कि अगर किसान पराली को जलाता है तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव सरकार ने बनाए हैं। आप देखिए ना, मैं बता रहा हूं, मैक्सिको का स्टडी कीजिए कि वहां पे उन्होंने पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया है। उन्होंने अल्टरनेटिव दिए किसानों को। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। दिल्ली को वो पोल्यूशन में झोंक कर वो पदयात्रा कर रहे हैं पंजाब में। तो जैसे आप कह रहे थे अश्विनी जी, मुद्दा संजीदा है, लेकिन सरकारें संजीदा क्यों नहीं है? सवाल ये है। मुद्दा बिल्कुल संजीदा है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन सरकारें इतने संजीदा मुद्दे पर संजीदा और क्यों नहीं है? ये जनता की, देश के लोगों की जान से क्यों खेला जा रहा है? ये सवाल है। इसका जवाब जनता चाहती है। सरकारों में आप बैठे हो, आपसे जवाब जनता चाहती है कि कब तक लोगों की जिंदगी से खेला जाएगा। प्रदूषण अभी से भी जान पे खतरा है और अभी जो है तीसरी लहर ऊपर से खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या आउटवे है? आप इससे क्या रणनीति बनाई है कि इससे बचा जा सके? ये है सवाल। आपने कहा मकसूद जी कि किसानों को पराली जलाने दीजिए, आप ही ने अभी एक बढ़िया आउटवे दिया। मैं कह रहा हूं, आप अल्टरनेटिव क्या दिया इसको? पर किसानों को हर बार जिम्मेदार हर चीज के लिए ठहरा देना, ये सरकार, ये तो एक सरकार की नाकामी को एक है वो है क्या नहीं है ना। इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो है वो है। नहीं, मैं तो अगर कह रहा हूं, किसान तो गलत पर इल्जाम किसानों पर आप लाद देते हो। राहुल जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फैशन बन गया है कि हमेशा किसानों को दोष दिया जाता है। क्या पराली से नहीं है पूरी समस्या? साल भर के प्रदूषण को लेकर बात हो रही है और जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसानों को दोष न दिया जाए, और अश्विनी जी काफी प्रबुद्ध वक्ता है। भाजपा जी कहाँ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? वो तो किसी कोर्ट को ही नहीं मानते। पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए पहले पराली को 40% तक पराली को योगदान दिया जा रहा था, फिर अब आंकड़े आए कि वो 3 से 4% तक ही है। तो देखिए, स्पष्ट है कि कहीं न कहीं समस्या जो है वो समस्या को अब तक नहीं समझा गया। अब जबरन इसमें किसानों को लाया गया। पराली जलाने का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पराली नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उसके बदले में दूसरे विकल्प दिए जाने चाहिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही कहा है कि किसान इसके लिए गुनहगार नहीं है। गुनहगार तो हमारे नीति निर्माता है कि तो किसानों को विकल्प भी नहीं दे रहा है और प्लस पराली उस रूप में उसको प्रभावित भी नहीं कर रहा है। प्रभावित जो करने वाले कारण है वो दूसरे है, उद्योग धंधे, दूसरे तमाम तरह की चीजें हैं जिसको आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक आप ढंग का एक स्वच्छ, अब देखिए बार बार जब चर्चा होती है विदेशों में, आप देख लीजिए फ्रांस से लेकर तमाम दूसरे जगहों पे, जैसे ही प्रदूषण भयावह स्तर पे पहुंचता है वहां पे मेट्रो फ्री कर दिया जाता है। आप कभी सोच सकते हैं यहाँ पे तब लोग सलाह देते हुए थक जाते हैं। आपको इस समय यह करना चाहिए कि जो इस तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली सेवाएं थी उसकी आवृत्ति काफी बढ़ा दी जानी चाहिए थी। उनकी सेवाओं को लगभग निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए था, कम से कम जिस समय गंभीर मामला हो उस समय तो इसको किया जा सकता था इस मॉडल को। लेकिन कभी भी इसको केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया या फिर राज्य सरकारों ने भी इसको स्वीकार नहीं किया।
तो आप जब तक प्रदूषण को एक गंभीर भयावह समस्या नहीं मानेंगे बिना सुप्रीम कोर्ट का अलार्म बजाए हुए, तब तक इसका निदान नहीं निकलेगा। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में आपने इसको शामिल नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि प्रदूषण के कारण वोट की समस्या प्रभावित होती है, तो आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप हम लोग देख रहे हैं चंद्रशेखर जी की ओमिक्रॉन संकट कितना भयावह ढंग से आया है, कितने म्यूटेशंस हो गए उसमें। अब आप सोचिए कि अगर दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण होगा और इस बीच खुदा न खास्ते कहीं ओमिक्रॉन के कुछ मामले यहाँ पे आ गए, तो बताइए उसके प्रसार को कौन रोक पाएगा? लोगों की इम्यूनिटी की कौन सी लड़ाई शरीर लड़ेगी उसमें? तो इसलिए ये स्थितियां भयावह है, ये मजाक मस्ती का विषय नहीं है, गंभीरता का विषय है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, आपको उसके ऊपर की पूरी जिम्मेवारी, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो अंततः केंद्र सरकार को ही उसकी भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो वो जिम्मेवारी भी ये ले, उत्तर प्रदेश और बाकी पड़ोसी राज्यों की भी जिम्मेवारी लेते हुए केंद्र सरकार को, जिस तरह से उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके दिया है, वो स्वागत योग्य कदम है। अपनी टास्क फोर्स बनाया, आप इसी स्पिरिट के साथ अगर सालों भर रहेंगे तो दिल्ली की प्रदूषण की समस्या, एनसीआर की प्रदूषण की समस्या समाप्त होगी। और ये मॉडल अगर बनेगा तो देश के दूसरे हिस्से में भी लागू होगा। अभी यहाँ पे कह रहे थे अश्विनी जी, तो तमाम प्रधानमंत्री की उपलब्धियों की गिनती करा रहे थे। आप 3-4 साल से आप देख लीजिए, बनारस भी प्रदूषण के गंभीर समस्या से जूझ रहा है। अब बताइए वहां पे कौन सा पराली आ रहा है और वहां पे पाकिस्तान की कौन सी हवा पहुंच जा रही है, राहुल जी, सोचना पड़ेगा। राहुल जी देखिए, मकसूद खान आप काफ़ी संजीदा बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे कहना पड़ रहा है संजीदगी के बीच में, राजस्थान में आपकी सरकार है। देखिए, मैं टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन लोकल बॉडीज़ में आप चले जाइए कहीं भी, पूरे देश में भाजपा है, कांग्रेस है, आप है, तमाम पार्टियां हैं, हर एक पार्टी की सरकार है। कहीं भी चले जाइए, बीजेपी से लेके कहीं भी चले जाइए, एनजीटी ने कहा कि डंपिंग यार्ड्स बनाइए, लोकल बॉडीज़ को डंपिंग यार्ड बनाए गए, वहाँ पे कचरे का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है अभी भी, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, और कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति जानता है, हर संस्था जानती है, संगठन समुदाय जानता है, हम हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, लेकिन जो कचरे के पहाड़ के पास लोग रह रहे हैं उनके जीवन को लेकर कोई बात किसी टीवी चैनल पे नहीं चल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम भाजपा को दोषी ठहरा सकते हैं, कांग्रेस को ठहरा सकते हैं, हर एक राजनीतिक दल जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। अगर एनजीटी को पूरा पावर दिया जाए तो कई राज्यों की सरकारों में ताले लग जाएंगे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार होना पड़ेगा, कंडीशन ऐसी है। और अश्विनी शाही जी और मकसूद खान जी और राहुल जी, अगर कोई गलत बात हमने कही है तो आप बताइए कि बात गलत है। नहीं, मैं जो ये आप कह रहे हैं ना, जो डंपिंग यार्ड है, मैं जो दिल्ली के भी लगभग 3-4 डंपिंग यार्ड है, मैं उनके बीच में जो झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं, जो कूड़ा बीनते, मैं उसके ऊपर तक भी गया हूं एक डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान। और जिस हालत में वो रहते हैं, गंदा पानी उनकी झोंपड़ियों में घुसा रहता है, वो सांस की बीमारी है, जो उनका पानी आता है उसमें कीड़े निकल के आते हैं, नलकूप लगे हुए हैं जो, तो वो तो कभी मेरे ख्याल से जो हम आज जो है ना एक पॉलिटिक्स का जो एक गेम शुरू हो गया, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं आजकल, लेकिन असल स्थिति में जो है हम कभी उस दिल से वो दिल ही नहीं रख पाते कि जो हम जनता को जरूरत क्या है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनकी जिंदगी को कैसे ऊपर लाना है। असल में सबको, मैं ये कहता हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी की इसमें बात नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी बुलाए, हरियाणा, पंजाब, सब जगह के मुख्यमंत्री को बुला के एक सॉल्यूशन निकाले, एक रेजोल्यूशन पास करे। एक टीम बनाई भी गई है इसके लिए, 17 जो सदस्यों की है। तो मैं कहता हूं कि एक सॉल्यूशन पे आया जाए और एक रेजोल्यूशन पास करे। और दिल्ली जैसे शहर में, जहां पे सेंट्रल विस्टा का एक दिल्ली के केंद्र में आप, वहां पे कितने पेड़ों को आप काटा गया है, और वहां पे पोल्यूशन जब इतना है तब भी वहां पे कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुआ है, वहां जरूर चल रहा है। पूरे देश तो की ऐसे बात में है, गंभीरता की बात है। मकसूद जी, पूरे देश की बात है। अश्विनी जी, जो बात कही गई है वो कितनी गलत है और कितनी सही है, बताइए आप। नहीं, आपने एक सही मुद्दा उठाया है, ज्वलनशील मुद्दा उठाया है, इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने कहा, मैंने कोई हंसी मजाक नहीं किया है राहुल जी, और मैंने स्पष्ट, अगर इसको कायदे से देखा जाए तो मैंने कहा है कि एक आम किसानों को, अगर हम मैं दोषी हूं तो मुझे दोषी ठहराइए, ये नहीं है कि किसान है तो दोषी नहीं है,
वही लोग चलते हैं। मैंने रेल का उदाहरण दिया, वो लोग चलते हैं तो पानी पी थूकते हैं ट्रेनों के उसमें, और मेट्रो में कोई चलता है तो हिम्मत नहीं है कि पानी की बोतल के अलावा मूंगफली लेकर भी चढ़ जाए। ये हिंदुस्तान है, भयभीन हो ना पड़ी। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई ना, इम्प्लीमेंटेशन की, इसमें किसान दोषी कैसे हो गया? नहीं देखिए, किसान और इसकी बात नहीं है। बात हमने जो एक नया सवाल किया है कि लोकल बॉडीज को क्यों नहीं इस दायरे में लाया जा रहा है कि वो एक रेगुलेटरी हो, उनके लिए भी एक एसओपी होना चाहिए कि आप कीजिए और नहीं करेंगे तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। लेकिन नहीं हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का देखिए, एनजीटी काम करती है, एनजीटी ने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स को रोका है। और अभी जो सेंट्रल विस्टा की बात बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा में जितने पेड़ काटे गए हैं उससे ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। ये तो उसका एक रिपोर्ट आई हुई है, रिपोर्ट नहीं पढ़ा होगा हमारे मकसूद भाई ने। अरे मैं अभी कंस्ट्रक्शन वहां पे चालू है, पढ़ने की अवस्था में है, अभी पढ़ लेंगे। शौचालय बनाने के लिए पेड़ काटे गए थे जो थे वहां, और वहां पर पेड़ लगाया गया। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। देखो सर, हमने तो अभी हमारे पायलट साहब का बर्थडे हुआ था, 5000 पौधे लगाए थे। 5000 मतलब 10 लाख पौधे लगे थे पूरे राजस्थान में। 10 लाख पूरे राजस्थान में एक दिन में 10 लाख पौधे लगाए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो हर साल 5 करोड़ लग रहे हैं। कहाँ हैं आप? हम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं। हाँ है, तो फिर क्या है, क्या सोल्यूशन है? तो फिर किस तरह के हल्फनामे आप केंद्र में दे रहे हैं? आपको ये बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। तो आप बता रहे कि पाकिस्तान से हवा आ रही है, आप ही की आपकी बात माने, हम सरकार की आपकी बात माने, बताइए। सुन लीजिए जवाब ले लीजिए। होना चाहिए और हर तरह से कहां से आ रहा उसकी जड़ तक पहुंचने के बाद, चाहे एनजीटी हो या लोकल बॉडीज हो या सरकारें हो, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत भारी समस्या है। हमको आपको भी उस चीज को समझना चाहिए कि हम पराली जलाएं या शाम को जो है, देखिए यही समय था शाम का, जब हम लोग बच्चे थे गांव में गाय और भैंस रहती थी। मकसूद जी बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। राहुल जी नहीं होता था। राहुल जी देखिए, एक वो कहते हैं कि चाहते तो बहुत हैं जोश में, भगत सिंह चंद्रशेखर का एक बार फिर पैदा हो, लेकिन पड़ोस में कोई चाहता ही नहीं है घर में पैदा हो। तो ये राज्य सरकारों का जो आचरण है वो इसी तरह हो गया है। अब अश्विनी जी आप देखिए, बुरा ना मानिएगा, आपने जो परिप्रेक्ष्य की बात कही, परिप्रेक्ष्य की जो बात कही, तो लाहौर और ये दिल्ली, आपने तो विभाजन को निरस्त करने की बात कह दी है। तो आप परिप्रेक्ष्य को जोड़ें कैसे? जब राष्ट्रवाद आ गया है तो हम तो नक्शे से मिटाने की भी बात करते हैं, उसको भी तो लिया जाए। तो तभी नक्शा तो आप ही ने बढ़ाया था, तो फिर मिटाने की बात मिटाने की भी बात करते हैं, बनाया भी ना रहे। राहुल जी अब संजीदगी कैसे होगी? संजीदगी होगी कैसे? विभाजन करके फिर मिटाना भी चाहते हैं, ये कैसी नीति जी? चंद्रशेखर जी, आपने एक बड़ा गंभीर मामला पूछा कि देखिए हमारे यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है, हाँ, उसको भी आपको एक, चूंकि देखिए अंततः जमीनी स्तर पर वही लोग काम कर रहे हैं, तो आप अगर वहां पे उनको रेगुलेटरी पावर्स नहीं देंगे, वहां पे अगर चीजें नहीं होंगी तो फिर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आपने जो कहा अभी, एक तरह से देखिए कोई भी गंभीर नहीं है। जो आपने कहा कि अक्रॉस इंडिया अगर हम लोग देखें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से गंभीर दिख रही है? मैंने पहले भी कह रहा था, क्योंकि ये अभी तक वोट बैंक के मामले में इलेक्शन के मैनिफेस्टो का मुद्दा नहीं बन सका है, इसलिए इसको लेकर हम लोग गंभीर नहीं। आप देखिए इसको लेकर गंभीर मामला है जनसंख्या वृद्धि। अरे जनसंख्या वृद्धि दर का मामला देखिए, अश्विनी जी लेके आ भी गए कि जनसंख्या वृद्धि दर इसलिए प्रदूषण है, जबकि जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो तो खुद ही दिखा रहे हैं कि भाई हमारा तो एक तरह से प्रजनन दर होना चाहिए 2.1 होना चाहिए, हम लोग अब उसके ऊपर सभी खड़े हो गए हैं। तो इसलिए देश ने अपना जनसंख्या नियंत्रण खुद ही कर लिया। अश्विनी जी, अब इस देश की जनसंख्या नियंत्रण संबंधित नीतियों की जरूरत नहीं है, लोगों ने वो लड़ाई रास्ते खुद ही नाप ली है। अश्विनी जी का इशारा कहीं और होता है, ये भाजपा के लोग अब आवश्यक है कि कहीं पर इशारे वाले पॉलिटिक्स करते हैं। अगर हम लोग प्रदूषण के मामले की बात कर रहे हैं तो प्रदूषण के ऊपर आप जब तक गंभीर नहीं रहेंगे, अब सुन लेते हैं, किसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए? अब सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में अगर आप गर्व से कहते हैं कि एनडीए की सरकार 17 राज्यों में है, देश में प्रधानमंत्री आपके हैं, तो देश की अपेक्षा आप ही से करेगा। ले लेते हैं जवाब अश्विनी जी। प्रधानमंत्री एक ही है, मुख्यमंत्री हमारे ज्यादा हैं। वादों की सरकार है, इरादों की करने वाली सरकार नहीं है, तो करने वाली सरकार जनता चाहती है।
लेकिन देखिए अश्विनी जी जवाब तो चाहिए उन लोगों को घर में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनको अस्थमा की शिकायत है, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उन लोगों को तो एक बार लगता होगा कि जिम्मेदार आखिर है कौन और जवाब मांगे किससे। ये तो एक सवाल खड़ा होता होगा उनके मन में। नहीं, एकदम आप सही बात कर रहे हैं। आपने इसके पहले एक लाइन कहा था, हर आदमी चाहता है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो लेकिन पड़ोसी कर। हाँ। आम आदमी की भी कोई जिम्मेदारी होती है चंद्रशेखर जी। सारी जिम्मेदारियां अगर हम लोग यहाँ बैठकर राजनीतिक दलों पर और आदमी नहीं राहुल जी का कहना है कि सरकार इसमें जवाबदेही नहीं है। राहुल जी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मकसूद खान जी सुन लीजिए। अश्विनी जी हाँ, सरकार एकदम जिम्मेदार है। अगर आप अपने घर के मालिक हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। चाहे वो आपको अगर जीतेंगे तो मेडल मिलेगा और हारेंगे तो गाली मिलेगी, लेकिन आपके घर का बच्चा, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके पिता भी आपके साथ जिम्मेदार हैं कि आपकी घर की खुशहाली कैसे रहे। तो ये सबको मिलकर ये करना पड़ेगा। ये जो है प्रकृति की चीज है, तो सब लोग मिलकर अगर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम शुरू किया सहयोग के लिए तैयार है, जनता सहयोग के लिए तैयार है। किसानों के ऊपर कंधे पर बंदूक मत रख के चलाइए और इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए कि किसान को वो सकते हैं। अरे भाई, किसान के ऊपर मुकदमा करने की बात हुई थी तो आप लोग खड़े हो गए थे, इन्हें मुकदमा नहीं होना चाहिए पराली जलाने पर। आप ही लोग खड़े हुए थे। 100 किसानों पर मुकदमा हुआ था और बेचारे को सजा हो गई होती तो अच्छा कम से कम डरते तो लोग, नहीं जलाते पराली। कितना डराओगे लेकिन किसानों को? यही तो राजनीति करेंगे आप लोग, नहीं डराओगे? कितना डराओगे? करिए आप लोग। और क्यों फिर क्यों कहते हैं? अब जनता डरने वाली नहीं है, अब जवाब मांगने वाली जनता। अब देश जो है जाग चुका है इस वक्त। सुप्रीम से कहिए कि भाई पराली जलाओ भाई। ओ, किसान का कोई दोष नहीं है, बोलिए पराली जले। नहीं देखिए सर, देखिए चंद्रशेखर जी, हमारे खुद भाई और राहुल जी हैं, आप घोषित कीजिए किसान पर आओ, कोई दिक्कत नहीं है देश को। देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अश्विनी जी पूछेंगे गणेश जी की जगह पर। अगर देखिए वोट 4 मिल रहे होंगे तो इसके लिए भी रैलियां होंगी कि मंच पे पराली जला के और विरोध करेंगे, इसके लिए भी रैलियां होने लग जाएंगी। ये तो और ज्यादा खराब हो जाएगा फिर। नहीं एकदम देखिए, जैसे कि हमारे कांग्रेसी भाई और राहुल जी कह रहे हैं कि आम आदमी का कोई दोषी नहीं होता। अरे भाई, पराली जलाओगे, तुम किसान हो, वो कानून बनेगा, उठा जेल में जाओगे। आम आदमी जितनी महंगाई आप भी कर दीजिए, आपको मैं पूछ रहा हूँ। अरे राहुल जी सुनिए, आपको अच्छी पकड़ है ना। सुनिए राहुल जी आप अच्छा अर्थात जानते हैं। सुन लीजिए, एक चीज समझा दीजिए ना आपको। महंगाई की बात आप कर रहे हैं। अरे भाई राहुल भाई अर्थशास्त्र की अच्छी समझ है आपको। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। 11, 12, 13 महंगाई दर कहाँ थी? 10% से ऊपर, और 14 के बाद कहा है 6% से नीचे। अरे महंगाई क्या महंगाई की बात करेंगे आप? अरे डीजल पेट्रोल जितना बढ़ा था, मेरे पास सारा डेटा रखा है। किस सन में कितना बढ़ा था? 150% की बढ़ोतरी हुई थी। 150% की बढ़ोतरी कांग्रेस की सरकार में हुई है। कहाँ है आप लोग? आप किस जमाने में रह रहे हैं? आप एक बताइए, कांग्रेस के जमाने में तो कांग्रेस को करना चाहिए ना। सुनिए 90 के दशक में 2000 रुपया तनख्वाह पाने वाला 2.5 लाख रुपया पा रहा है। वो महंगाई नहीं है। महंगाई दिख रही है आपको? महंगाई दिख रहा है। देखिए जिम्मेदारी तो सबको लेनी होगी। राहुल जी, अश्विनी जी, मकसूद जी, जिम्मेदारी तो सबको लेनी होगी और अपनी अपनी सरकारों में काम ठीक करना होगा, तभी तो ये सब हो पाएगा। लेकिन सरकारों को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नागरिक तो बेचारे जिम्मेदारी संभाले नहीं। नागरिक तो बेचारे तैयार है कि हम क्या करें कि प्रदूषण दूर हो, लेकिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इसमें यह समस्या गंभीर हो रही है। दिल्ली में यमुना प्रदूषित है क्या? दिल्ली के लोगों ने यमुना को प्रदूषित किया है। आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए कि आप यमुना के स्वच्छता अभियान के सारे पैसे नकद ला रहे हैं। गंगा की सफाई होनी चाहिए। त्रिशूल जी जो गंगा को साफ
स्वच्छ और निर्मल नहीं चाहेगा, तो अब वो इम्प्लीमेंटेशन करना किसका काम है? सरकारों का काम है। अब एक एक करके जवाब ले लेते हैं। देखिए समय कम होता जा रहा है। मकसूद खान, सवाल ये है कि जिम्मेदारी जितनी आपकी सरकार नहीं है तो ये ना कहिए कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, जिम्मेदारी लेने की ही बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन जो मुखिया होता है ना, वो एक पॉलिसी देता है, एक डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है। तो वो गाइडेंस, वो पॉलिसी, वो रेजोल्यूशन सरकार से नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी, मतलब आप सोचो अरे नजर आता है तो आप चलते कहाँ उसमें रेगुलेशन जो नजर आता है उसमें आप चलते जनहित के मामले में हमेशा चलते हैं। बाकी अब जब जो देश हित में नहीं होते उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, यही विपक्ष का काम है। अश्विनी जी, ये कैसे होगा ठीक? ये संजीदगी कैसे पैदा होगी? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और अभी भी यही बात कहूंगा, क्यूमुलेटिव एफर्ट इसमें करना पड़ेगा। राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, जो इसमें संस्थाएं हैं, और सबसे बड़ा आम जन, इसको करना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस तो हमेशा विरोध करेगी, राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, बाहर ट्रैक्टर चलाएंगे किसानों के लिए और सदन में कोई चर्चा नहीं करेंगे, और बाकी जब ओबीसी बिल होगा तो वहां जाके उसकी समर्थन कर देंगे। ये तो करते हैं। मुबारकबाद तो दी अश्विनी जी को, आपने बिल वापस लिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग किसानों के आगे झुके, बहुत मुबारकबाद। ये तो देशवासियों को 1 लाख बार झुकना पड़े तो हम झुकेंगे। लेकिन आपने बगैर चर्चा के बिल पास कर दिया और बगैर चर्चा के वापस भी ले नहीं, देखिए वो कर लेंगे, बहस बाद में कर लेंगे। देशवासियों के सामने झुकना पड़ेगा, बहस बाद में कर लेंगे। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि ये तारीख पे तारीख ये चलता रहेगा और फिर एक दिन ऐसा होगा कि मौसम अपने आप ठीक हो जाएगा और प्रदूषण थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर दावे किए जाएंगे सियासी कि हमने ठीक किया, ऐसा ही होगा? ये होगा अमित शाह जी दिल्ली आ गए थे इसलिए कम हो गया। यही स्थितियां दिख रही हैं। आप यकीन मानिए, अभी अब दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण और वो मौसम की कहानी है। भगवानी के मालिक बचे, वो भारी वर्षा करा दे, एक हवा चला दे, तो फिर दिल्ली एनसीआर का मौसम सही हो जाएगा। सरकार के कदम से तो पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि पिछले से ये प्रदूषण शुरू हुआ, पूरा 1 महीना बीत चुका है। और इस तमाम जो भी प्रयास हुए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर प्रदूषण के दायरे से बाहर नहीं आ पाया। तो अभी जब मौसम खुद सही हो जाएगा, मौसम के कारण प्रकृति अपना खुद ही अगर सफाई करती है, तो उसका भी श्रेय तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपको लेते हुए दिख जाएंगे आपको। क्योंकि अब हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई पॉलिसी के कारण कोई चीज हो। मैं तो ये कहूंगा कि चलिए इस साल तो जो गतिविधियां हुई सो हुई, कम से कम तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि दोनों भारत के जो दो राष्ट्रीय पार्टी में, एक अश्विनी जी भी है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से मकसूद जी भी है, अगर ये 2 राष्ट्रीय पार्टियां भी ठान ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष ठंड में दिल्ली को ये प्रदूषण नहीं देखना पड़े। इसी का दावा और वादा कम से कम ये लोग कर रहे हैं, तब बिल्कुल राहुल जी समय समाप्त हो रहा है। राहुल जी, मकसूद जी, अश्विनी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। देखिए, हलफनामे हैं हवा के खिलाफ, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे है और शायद मौसम जब अपने आप साफ हो जाएगा तब ये सियासी दावा होगा कि हमने किया है। तो ये थोड़ा गलत है, लेकिन यही वर्तमान में सही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।